सभी दोस्तों का धाकड़ साइंस क्लासेज पर स्वागत एवं अभिनंदन है। रोजाना की तरह आज भी मैं आपके सामने हाजिर हूँ और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि का मॉडल पेपर नंबर 4। इससे पहले मैं 3 सोल्व करवा चुका हूँ। जो भी मेरे साथीगण, भाई बहन, मित्र, मेरी छोटी बहन है, मेरे छोटे भाई जो बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो 2020 में अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके इसको देख लेना। और साथियों में इसमें एक जो बात है बोलने की वो मैं बोल देता हूँ। देखो, मैं इसमें ये नहीं कहता कि आपको बिल्कुल नए प्रश्न मिलेंगे, ये सब मिलेगा, ऐसा मिलेगा। देखो, सीधी सी बात है, मैं आपको खुल के बता दूँ। मैंने ये जो प्रश्न है ना, ये पिछली जो बोर्ड की हमारे एग्जाम है उससे कुछ कॉपी पेस्ट कर लिए। बहुत से प्रश्न, मतलब मान के चलो कि आज तो मैंने प्रश्नों की संख्या भी बढ़ा दी। जैसा कि मेरे भाई ने कमेंट किया था, मेरे भाई और बहनों ने मेरे कमेंट किया था कि सर आप क्या करो, थोड़े प्रश्नों की संख्या बढ़ा दो। मैं रोजाना प्रश्न 10 लेता था, आज तो मैंने इसमें प्रश्न भी 30 कर दिए। और अगर आप बोलोगे 30 से भी ज़्यादा करने तो मैं कल को 50 प्रश्न कर दूंगा। आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बोलना मेरे को। तो मैं ये मॉडल पेपर नंबर आपके स्क्रीन पर सबको दिखाई दे रहा होगा। और मैं सीधी सीधी बात बता दूँ, ये जो मॉडल पेपर है इसमें कुछ प्रश्न तो आपको पास नए आएंगे। देखो, हमारी टीम, एक्सपर्ट टीम है, उन्होंने तैयार किए हैं और कुछ प्रश्न आपको पिछली परीक्षाओं में आए हुए मिलेंगे। इसी प्रकार हमने एक कंटेंट तैयार किया है। तो चलिए जल्दी से मैं प्रश्न स्टार्ट कर देता हूँ। मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे मित्र सब वेट कर रहे होंगे मेरा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आता है, बहुत ही गजब का प्रश्न है। और ये किस में पूछा गया ये तो मैं आपको बता ही दूं। देखो, ये प्रश्न जो पूछा गया था आपके साफ साफ आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि गुरुजी, बिल्कुल ये प्रश्न जो है साहब ये आपके पूछा गया था प्री बीएसटीसी और किसमें पूछा गया, तो पीटीटी में पूछा गया प्रश्न है साहब। और ये प्रश्न हमारी एक्सपर्ट टीम ने तैयार किया है, तो आप जरा सा भी मतलब संकोच करना ही मत की। देखो, मोड मतलब जो गाइड है आपके पास, या कोई बुक है, पासबुक है या गाइड है, जो भी है उनसे आप पढ़ना, लेकिन ये टेस्ट सीरीज भी देना, क्योंकि देखो जितना कर सकते हो उतना करना। तो पहला प्रश्न जो आपके सामने स्क्रीन पर ये है साहब, आपसे कहना चाहता है कि अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि, साहब ये प्रश्न प्री बीएसटीसी और पीटीटी में पूछा गया। ध्यान रखना, पहले इस बीएसटीसी में आया था, फिर पीटीटी वालों ने इसको रिपीट कर दिया प्रश्न को, और ये प्रश्न वापस बीएसटीसी में रिपीट हो सकता है। तो इसका देखो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपकी तो हवा भी नहीं लगेगी। पहली बात तो ये प्रश्न ऐसे आएगा। देखो, कुछ प्रश्न ध्यान रखना, 50 में से 30% तो आप सभी कर दोगे, लेकिन 50 में से 20% जो होते हैं ना वो करने में अच्छे, चूंकि हवा निकल जाती है फिर इसमें भी। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं 150 में से 150 नंबर दिलाना मेरा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को मैं पूरा करके रहूँगा, ठीक है ना। तो देखो क्या कहना चाहता है कि भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग न करे। मतलब हमारा भय, हम क्लास में हमारा रूप ऐसे रावण जैसे, हम टीचर नहीं, हम रावण बन जाए। और कोई भी बच्चा अगर अनुशासन भंग कर देता है तो रावण कहाता है ना, अरे कुत्ते गधेड़े बांध रहे थे, नहीं क्या कर दिया, ऐसे बोले तो बेचारा बच्चा पहले डरेगा और वो क्या करेगा, तो ये करेगा ही नहीं, मतलब ऐसी गलतियाँ। तो अब ध्यान देना, इसमें इसमें क्या आ जाएगा, तो ये तो आ नहीं सकता। देखो, आपको सबको पता चल रहा होगा कि भय भय जब भी आता था ना, भय एक नेगेटिव चीज़ है। मैं चीज़ बताता हूँ आपको एक को। देखो, एक तो दंड होता है, एक भय, और एक किसी को मारना। ये तीनों चीज़ तो आप गलती से भी गलती मत करना, लगाना ही मत इनको। जैसे ऑप्शन भय दिख गया, काट दो। ये तो ऑप्शन दिखने नहीं चाहिए, तो इसका 0 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। वह छात्र हमेशा उसकी याद, मतलब ध्यान रखना, वो जो ऐसा दंड दो कि वो छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए। मतलब अरे यार इतना क्या मारोगे क्या उसको बेचारे को, तो ये भी नहीं लगाना है। कांप जाए नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना प्रश्न फिर आगे क्या कह रहा है, दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ध्यान देना साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि देखो, आप अनुशासन भंग कर रहा है कोई विद्यार्थी, ऐसा तो ये नहीं कि उसकी बैठ के कहीं आरती करोगे, भाई अनुशासन भंग करने वाले विद्यार्थी, तुमने हमारा अनुशासन भंग किया है इसलिए हम तुम्हारी आरती उतार रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। आप क्या करोगे उसका, भाई उसने अनुशासन अगर भंग कर दिया है तो आप क्या करोगे, उसको ऐसा दंड दोगे कि वो क्या करे, दंड पाने वाला छात्र अपने आप क्या करे, वो अपने को सुधार ले। ऐसे तो दंड दोगे। समझ में आई नहीं है ये चीज़, ये पॉजिटिव चीज़ है। और इसका यही प्रश्न है, ये करेक्ट माना था बोर्ड ने, और इसके 3 नंबर माने थे बोर्ड ने। तो चलिए दूसरा प्रश्न मैं लेकर आता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट जरूर सेव कर ले आप सभी जने। दूसरा प्रश्न साहब आपकी स्क्रीन पर मैं पेश कर देता हूँ। देखो, दूसरा प्रश्न, आप बोलोगे गुरुजी दूसरा प्रश्न भी आपने बहुत अच्छा लिया, तो बिल्कुल साहब दूसरा प्रश्न भी बहुत अच्छा लिया। ऐसे प्रश्न ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने नहीं देखे, वो देखे होंगे, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी देख लीजिए, और नहीं देखे तो जरूर देखने ही है फिर तो आपको। तो देखो ऐसा कोई, मैं ये देखो यूट्यूब पे बहुत तरह के लोग होते हैं। कोई तो कहता है कि साहब ऐसे प्रश्न है जो ज़िंदगी में कभी देख के नहीं। अरे भाई हमने नहीं देखे तो आप कहाँ से लेके आए। देखो समझ से आती कि नहीं आती, आप खुद सोचना।
तो इसका उत्तर देना देखो पहले क्या है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। भाषा को सीखना है। भाषा क्या होती है साहब, जो हम बोलते हैं उसे भाषा कहते हैं। जैसे राजस्थानी भाषा है हमारी, हमारे भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है, अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, संस्कृत बोली जाती है, तमिल बोली जाती है, ये सब भाषा ही तो है। भाषा सीखने का मतलब हमें भाषा सीखनी है। जैसे अभी मेरे को क्या मान लेते हैं, अभी हमको क्या आती है, अभी हमको राजस्थानी हिंदी आती है, लेकिन अगर मान लो मेरे को तमिल सीखनी है या फिर मेरे को कोई सी दूसरी भाषा सीखनी है, तो उसको तो मेरे को सीखना पड़ेगा ना। तो भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है, तो पाठ्य पुस्तक पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना, वार्तालाप करना, इसका गारंटी है। और ये प्रश्न आया हुआ है, पिछले पेपर में आया हुआ है। किस में आया, या तो बीएसटीसी में आया है या पीटीटी, दोनों में से एक में आया हुआ है। लेकिन ध्यान देना, इसका उत्तर आप गलत ही लगाओगे। अब क्यों लगाओगे देखो, बताओ, कमेंट करके बताओ मेरे को। कमेंट कैसे करोगे, देखो ये दो लिख के मेरे को कमेंट करना, दो का आंसर डी है या आंसर ए है या बी है, या दो लिख के आंसर ए लिखना। जो भी आंसर सही है ना वो मेरे को जल्दी से बताओ कमेंट करके। ऐसे लिख के आप भेजो मेरे कमेंट में, फिर मेरे को पता चलेगा हाँ किस किस का आंसर सही हुआ। देखिए अभी तो साहब इसका आंसर, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ध्यान रखना डी आंसर का करेक्ट आ जाएगा। जिसने भी मेरे साथीगण ने 2D लिखा है ना, 2, जैसे भी आप लिखते हो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, तो उसका आंसर सही हो जाएगा। देखो वार्तालाप का मतलब होता है साहब, ध्यान देना, आपस में बातें करना। जैसे कि अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ना, आपने अब आप मेरे को एक बात बताओ, आप अभी राजस्थानी बहुत अच्छे से बोल लेते हो। राजस्थान का मतलब डिंगल मारवाड़ी जो भी है आपकी भाषा है, आप अच्छे से बोल लेते हो। क्यों बोल लेते हो, क्योंकि आपने अपने माता पिता से वार्तालाप किया, मतलब माता पिता से बातचीत की। वार्तालाप का मतलब होता है साथियों, ध्यान देना, बातचीत। ये वार्तालाप जो है ना, ये शब्द थोड़ा उत्पड़ांग लग रहा होगा आपका, इसका हिंदी में अर्थ होता है बातचीत। अब तो समझ में आ गया ना, बातचीत करना। तो यही प्रभावी होता है। बाकी आप पुस्तकें पढ़ लो वगैरह पढ़ लो, लेकिन सबसे प्रभावी यही होता है डी। अब मैं तीसरे प्रश्न को इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेना। अब मैं चलना चाहूँगा किस प्रश्न की ओर, तीसरे प्रश्न की ओर। आज मैंने बहुत ज़्यादा प्रश्न लिए हैं साहब, आपका मन मान जाएगा, आप जान जाओगे कि हाँ गुरुजी ने हमारी पुकार सुन ली है। तो चलिए मैं अब करता हूँ कौन सा प्रश्न नंबर साहब तीसरा आ चुका है स्क्रीन पर। ये आपसे ये कहना चाहता है कि देखो आपको बताना है, बच्चों की बात कर रहा है ये, बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है। अच्छा, आप ये प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है कि जो साहब बच्चे होते हैं उनके पहले गुरु कौन होते हैं। तो ये प्रश्न आपने अच्छे से सुना होगा, इतना सरल प्रश्न भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ध्यान रखना क्या होता है तो पहला आ जाएगा कि उनका अपना चेतन मन, उनका पर्यावरण, उनके माँ बाप, अध्यापक। तो बहुत से बच्चे सोचेंगे सर पहले गुरु की बात करो चाहे दूसरे गुरु की बात करो, अध्यापक क्या आएगा ना, तो बिल्कुल गलत आंसर है, ध्यान देना। और मेरे साथीगण सब जने कमेंट करके मेरे को ये जरूर बताइए कि देखो जैसे तीसरा प्रश्न आता तो तीसरे में आपका आंसर क्या आएगा, ये करके भेजो। जैसे कि मान लो तीसरे का आंसर क्या 80 है, तो आप 3C लिख के ऐसे जल्दी से भेज दो मेरे को कमेंट करके, ताकि मेरे को अनुमान तो लगे कि मेरे साथीगण कितने गहरे पानी में है अभी तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी, उनके माँ बाप। अरे ध्यान रखना, आपने नहीं सुना क्या, बालक की पहली गुरु माता होती है और बालक का पहला पाठशाला उसके परिवार होता है, ये नहीं सुना क्या आपने। तो माँ बाप, माँ आ रही तो बाप भी आ जाएगा इसके साथ में, ठीक है ना। तो अब मैं चलना चाहूँगा किस प्रश्न की ओर, तो साहब मैं चलना चाहूँगा चौथे प्रश्न की ओर। अच्छा, चौथा प्रश्न क्या कहना चाहता है गुरु जी, तो ये आपसे ये पूछ रहा है साहब, आपको बताना है कि शिक्षण का कार्य, शिक्षण का कार्य है ना। आप ध्यान रखना, देखो क्या है शिक्षण का कार्य। शिक्षण का कार्य का मतलब होता है साहब पढ़ाने का काम। शिक्षण का मतलब क्या होता है, पढ़ाने का काम। देखो क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति के वश का नहीं है, पढ़ा लिखा हर व्यक्ति कर सकता है, बहुत से शिक्षक भी नहीं कर सकते। अच्छा साहब, आप सोच रहे हो कि गुरुजी वास्तव में प्रश्न बहुत दमदार है। क्यों दमदार है, क्योंकि देखो ये ऑप्शन हम काट देंगे कि आप ये तो सब काट दो कि ऑप्शन नंबर ए कि हर व्यक्ति कर सकता है। साहब हर कर सकता है ना, तो हमारे माता पिता खेती नहीं करते अभी, ये भी क्या करते हैं, पढ़ाने लग जाते हैं। अगर इतना आसान होता तो देखो हर व्यक्ति तो नहीं कर सकता। मजदूर जो है ना पूरे दिन पर मजदूरी नहीं करता, वो क्या करता, पढ़ाने लग जाता हो। इसका मतलब देखो हर व्यक्ति तो शिक्षण का कार्य यानी पढ़ाई का काम नहीं कर सकता। पढ़ाई का मतलब समझ आया ना, पढ़ाना है बोर्ड पे जाके, सीधा सीधा मतलब है कि आपको पढ़ाना है। तो शिक्षण कार्य का मतलब क्या होता है, पढ़ाने का। तो हर व्यक्ति का बस का काम नहीं है, और पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है। जरूरी है यार क्या पढ़ा लिखा कर सकता है। जैसे हमारे पिताजी हैं 5वीं क्लास तक पढ़े तक है, क्या बताओ हमारे पिताजी जो हैं वो 5वीं कक्षा पास है, वो पढ़े लिखे हैं, क्या वो शिक्षण का काम कर सकते हैं, वो किसी को पढ़ा सकते हैं क्या, तो ये भी नहीं आएगा। देखो अब इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये आ जाएगा कि बहुत से शिक्षक भी नहीं कर सकते। देखो साहब शिक्षक हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं जो बहुत अच्छे से शिक्षित हो और बच्चों को पढ़ाते हो। तो ये क्या आ जाएगा, कर सकते हैं साहब, ये तो देखो शिक्षक तो कर सकता है, तो ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। तो हर ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हर व्यक्ति के वश में नहीं है साहब। शिक्षण कार्य जो होता है ना, ये ध्यान रखना इस दुनिया का सबसे कठिन काम है। मैं बोल रहा हूँ, हर एक शब्द को सुनना ध्यान से, इस दुनिया का सबसे कठिन काम है पढ़ाना। क्या करना, पढ़ाना।
पढ़ाना कठिन काम क्यों है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे कठिन काम समझ में आ गया ना, इस दुनिया का कोई काम कठिन नहीं है, सबसे कठिन काम है तो वो है पढ़ाना। क्यों? क्योंकि साहब आप जो है ना एक व्यक्ति का निर्माण कर रहे हो। पढ़ाना कोई हर किसी के बस की बात नहीं होती, इसमें एक व्यक्ति का निर्माण होता है, मनुष्य मनुष्य का निर्माण करता है। मतलब व्यक्ति, देखो एक टीचर भी मनुष्य होता है और एक बालक भी क्या होता है, मनुष्य होता है। मनुष्य मनुष्य का निर्माण करता है, इसलिए ध्यान रखना शिक्षण क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। अब मैं चलना चाहूँगा किस प्रश्न की ओर, तो पांचवें प्रश्न की ओर चलना चाहूँगा। साहब पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर मैं पेश कर दूँ, बीएसटीसी में आया हुआ प्रश्न है, सभी जने ध्यान से देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साहब स्क्रीनशॉट जरूर सेव करना है इसका, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप क्या कहना चाहता है, देखो ये प्रश्न आपसे कहना चाहता है कि छात्रों के चरित्र निर्माण में, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। बीएसटीसी में पूछा गया प्रश्न है, प्री बीएसटीसी में आया हुआ प्रश्न है साहब, किसकी होगी जल्दी से बताइए मुझे। तो अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, महान पुरुषों की जीवन गाथा पढ़ने की, धार्मिक शिक्षा की। तो धार्मिक शिक्षा की चलो हटा देंगे, आप ये भी हटा देंगे, लेकिन साहब ये भयंकर ऑप्शन तो आपके सामने है सरी, चरित्र निर्माण। आप दोनों में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, तो मेरे साथीगण मेरे को कमेंट नहीं करते, मेरे को बहुत बुरा लगता है। देखो आप कमेंट करके बताओ ना कि पांचवे का कौन सा आंसर होगा, तो आप जल्दी से कमेंट कर दो कि पांचवे का गुरुजी बी आंसर सही होगा, ऐसे कमेंट करके बता दो मेरे को जल्दी, ठीक है ना। वो कोई करता भी है इक्का दुक्का, तो वो कैसे करता है, बी कर देता है। अब ये बी मेरा है या तेरा आंसर है, किसका आंसर है किसी को पता नहीं, तो इसलिए स्पष्ट आंसर भेजा इसे, ठीक है ना। तो देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ध्यान रखना एक छात्र जो होता है ना, अपने मतलब अध्यापक जो होता है ना, अच्छा अध्यापक को, ध्यान रखना छात्र की बात कर रहा हूँ मैं, छात्र जो होता है अच्छे अध्यापक को, मतलब आप उसके मन को भा जाओ ना, तो वही छात्र आपको भगवान समझने लगता है। आप यदि ध्यान रखना, आप कुछ भी गलत शब्द बोलते ना, तो भी वो सही मान देगा आपकी बातें। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए एक आदर्श हो। तो स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की वो क्या करेगा, नकल करेगा, और वैसा का वैसा वो बनने चाहिएगा। जैसे मान लो आपके विज्ञान के टीचर है ना, विज्ञान के टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं आपको, तो आप खुद भी सोचोगे नहीं यार मेरे को भी इनके जैसे पढ़ाना है। तो आप अध्यापक का क्या करते हो, आपके लिए अध्यापक आदर्श, मतलब आदर्श का मतलब होता है भगवान, भगवान होता है वो, ठीक है ना। अब मैं चलना चाहूँगा साहब छठे प्रश्न की ओर, छठे प्रश्न की ओर चलता हूँ। प्रश्न कैसे लग रहे हैं साथियों, कमेंट करके जरूर बताओ। मेरी बहनें जो इस कोरोना काल में बीएसटीसी की तैयारी कहीं पे कोचिंग संस्थान पे जाके नहीं कर सकती हैं, मेरे भाई जो दूर जाकर बीएसटीसी और पीटीटी कोचिंग नहीं कर सकते हैं किसी बड़े शहर में जाकर, तो उनके लिए धाकड़ साइंस क्लासेज हैं। आप बिल्कुल भी निश्चिंत, कोई चिंता मत करें, बिल्कुल आप तैयारी करते रहिए। धाकड़ साइंस क्लासेज हमेशा आपकी वादे पे खरा उतरेगा और खरा उतर के बताएगा आपको। एक बार देखो दुनिया जो है ना पूरी विश्वास से चलती है, आपको भी विश्वास तो करना पड़ेगा हमारे ऊपर। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया विश्वास पे टिकी हुई है साहब, तो आप भी हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, हम धाकड़ साइंस क्लासेज कभी भी आपका विश्वासघात नहीं कर सकता है। तो देखो क्या है प्रश्न, ये प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने की दृष्टि से उत्तम मानी जाती है। साहब प्रश्न सीधी सीधी बात ये पूछना चाहता है कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप बहुत अच्छे से सीखते हो, मतलब सबसे बढ़िया सीखते हो। तो सीधी सीधी बात है, देखो भ्रमण विधि है। भ्रमण का मतलब होता है साहब घूमना। आप मान ले, तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि आप कभी रावत बाटा गए हो, रावत बाटा में बाड़ोलिया का मंदिर है, या फिर अगर रावत बाटा नहीं गए हो, मेरे राजस्थान के जो भाई लोग हैं, मेरी राजस्थान की बहनें हैं, वो मान लो आप कहीं पे जयपुर गए हो, जोधपुर गए हो, या चित्तौड़ का किला देखा होगा आपने, तो बताओ आप चित्तौड़ के किले को जब किताब में पढ़ते हो तो ज़्यादा सीख पाते हो, या जो वहाँ पे जाके आपने विजय स्तंभ देखा होगा, कीर्ति स्तंभ देखा होगा, रानी पद्मिनी का महल देखा होगा, घोड़ा बादल का महल देखा होगा, हमारे गोमुख तालाब देखा होगा आपने, तो ये चीज़ें आपको देखो जो देख कर ज़्यादा सीखते हैं या फिर बुक से पढ़ने में ज़्यादा सीखते हो। तो आप ऑफिशियली सब जने बता देंगे कि साहब हम तो देख के ज़्यादा सीखते हैं। इसलिए क्या देखने का मतलब होता है भ्रमण, भ्रमण का मतलब होता है घूमने की। तो जो घूमने की विधि होती है ये सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। अब साहब मैं चलना चाहूँगा किस प्रश्न की ओर, सातवें प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7वां स्क्रीन पर पेश होता है साहब। प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि सीखने का मुख्य तत्व है। अच्छा, सीखने का मुख्य तत्व है कौन सा है साहब, तो सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा, सभी। तो ध्यान देना साहब, जब भी ऐसा सभी वाला ऑप्शन आता है ना, तो आप अलर्ट हो जाना कि गुरुजी कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। अगर गड़बड़ नहीं है तो बहुत सिंपल प्रश्न है, और सिंपल नहीं है तो गड़बड़ है। अच्छा चलो आप देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। देखो सीखने का मुख्य तत्व है, मतलब सीखने का मतलब होता है जब आप पढ़ते हो तो उससे जो आप याद करते हो ना, वो आप मतलब कौन कौन सी चीज़ जो आपको जल्दी होता है। देखो आपकी अगर सीखने की इच्छा है ना, तो ये आप याद कर सकते हो। अभी मान लो जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना, अभी वीडियो बना रहा हूँ, हमारे जो मालव सर हैं, मालव सर बहुत अच्छा, राजस्थान तो मतलब मान के चलो, राजस्थान तो उनके
कंटस्ट है उनका हर चीज़। तो वो आपको राजस्थान का जीके करवा रहे हैं, मैं यहाँ पे ये करवा रहा हूँ, फिर भी बच्चे अगर नहीं पढ़े ना तो बताओ ये धाकड़ साइंस का गलती नहीं है। क्यों ये गलती आपकी है? क्योंकि आपके सीखने की इच्छा ही नहीं है। तो सीखने की इच्छा तो बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। देखो परिवेश बहुत जरूरी है। परिवेश का मतलब होता है साहब वातावरण। मान लो अगर आपके वातावरण ऐसा है जिसमें रोज लड़ाई दंगे हो रहे हैं और आपके माता पिता आपसी मतभेद मतलब उनके कभी बनती नहीं है और आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो क्या आप प्रभावित नहीं होगे? क्या आप अच्छी सी तैयारी कर लोगे? क्या आप अच्छी चीज़ सीख लोगे? नहीं सीख पाओगे। तो ध्यान रखना ये भी है। प्रेरणा का मतलब होता है साहब, प्रेरणा का मतलब होता है जैसे मान लो मैं आपको किसी की कहानी सुना दूं कि एक लड़का था जिसके पास मतलब बहुत गरीबी थी और वो पढ़ के जिला कलेक्टर बन गया। तो उसकी कहानी से आप क्या होगे? मोटिवेट होगे, और इसे हम क्या बोलते हैं? प्रेरणा बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा और ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है ना। अब मैं चलना चाहूँगा अगले प्रश्न की ओर। तो 8वां प्रश्न जो है ये स्क्रीन पर पेश करता हूँ मैं। 8वां प्रश्न देखो स्क्रीन पर आ गया है, आप सभी देख पा रहे होंगे। तो ये 8वां प्रश्न मैं लेके आता हूँ। ठीक है ना। तो 8वां प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे? साहब ये कहना चाहता है आपसे कि आपको बताना है, प्रश्न मैंने स्क्रीन पर पेश कर दिया है। निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप, निःशुल्क का मतलब होता है बिल्कुल फ्री और अनिवार्य शिक्षा भी हमारी प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, ये लागू कर दिए हैं। इसके फलस्वरूप, इसका फल का मतलब हुआ इसका क्या रिजल्ट मिला, मतलब हमें क्या क्या मिला इसका। तो इसका देखना है आपको कि बालकों में साक्षरता बढ़ी, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी, देश में साक्षरता बढ़ी, ये सभी। अरे सीधी सी बात है, इसका आंसर तो बहुत सरल हो जाएगा। देखो बालक किस में रहते हैं? देश में रहते हैं। और गांव किस में है? देश में है। और देश में क्या बढ़ी? साक्षरता बढ़ी। तो इसका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा ये। इसमें दो ऑप्शन पे आप सही कर देते हो ना तो भी ये डी लगा देना है आपको। तो अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहूँगा। प्रश्न नंबर जो आता है ना आपके सामने, ये आता है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, ये आपसे ये पूछना चाहता है। देखो सीधी सी बात है कि नर्सरी स्कूल की शुरुआत किसने की थी? नर्सरी का मतलब होता है जब बालक आंगनबाड़ी में वगैरह पढ़ने जाता है ना, आंगनबाड़ी है या फिर कच्ची पहली में, इनमें पढ़ने जाता है ना, तो इसकी शुरुआत किसने की थी ये बताना है आपको। देखो कोई इंसान तो होगा जिसने ये बताया कि हम बालकों को नर्सरी कक्षा में पढ़ाते हैं। ऐसा तो ये नहीं कि भगवान ने बना के भेज दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो आ जाएगा ना, ध्यान रखना, ये फ्रोबेल थे। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन विधि दी थी। किंडरगार्टन विधि से इन्होंने क्या बताया था कि बालकों को खेल खेल में सिखाओ। अब मैं चलना चाहता हूँ 10वें प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 में स्क्रीन पर लेकर आता हूँ आपके लिए। देखो प्रश्न नंबर 10 जो है ये आपसे ये कहना चाहता है कि अभ्यास से क्या होता है। आपको बताना है अभ्यास जो होता है, अभ्यास को इंग्लिश में प्रैक्टिस बोलते हैं। और प्रैक्टिस से क्या होता है हमें, आपने अक्सर सुना ही होगा गणित वाले टीचर से कि जितना हो सकता है घर पे प्रैक्टिस करो। इसका मतलब हिंदी में हुआ जितना घर पे ज़्यादा हो सकता है अभ्यास करो। गणित में क्या है, अभ्यास करने से गणित में आती है। देखो पहला ऑप्शन जो है इसमें बोल रहा है ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा है ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है, गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। तो पहली चीज़ देखो आप सबको पता चल रहा होगा इसमें सारे ऑप्शन सही है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर मैं बताता हूँ आपको। और जो भी मेरे साथीगण बताना चाहते हैं वो जल्दी से कमेंट करें। इसका देखो करेक्ट आंसर जो होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है? इसमें ध्यान रखना, इसमें ज्ञानेंद्रियों का क्या होता है? ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। ज्ञानेंद्रियाँ क्या क्या होती है तो मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। ध्यान रखना 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। पहली जो होती है हमारी, पहली होती है आँख। और दूसरी होती है हमारी, ध्यान देना, दूसरी जो होती है ये होती है हमारा कौन, नाक। तीसरा होता है हमारा कान। और चौथी होती है हमारी जीभ। और पांचवी जो होती है हमारी त्वचा। ये पांचवी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इनका क्या होता है हमें प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का मतलब होता है इनमें हम ट्रेंड हो जाते हैं। अब मैं 11वें प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। देखो 11वां प्रश्न स्क्रीन पर पेश कर देता हूँ मैं। 11वां प्रश्न आ गया साहब। ये आपसे ये पूछना चाहता है कि प्रश्न कुछ इस प्रकार है, छात्रों में आवेगों का दमन करने से संभवत है वे अनुशासन मानने लगते हैं, वे विद्रोह भावना पनपने लगती है। ध्यान रखना, उनमें विद्रोह की भावना पनपने लगती है, उनकी सृजनशीलता शक्ति कुंठित हो जाती है, बी और सी दोनों। तो ध्यान देना, एक सीधी सी बात है। देखो अब आप छात्रों का आवेग, अच्छा साहब आवेग क्या होता है? आवेग होता है हमारे मन में जो भाव आते हैं ना। जैसे अभी आप बैठे हो और आपके मन में भाव आ रहा है कि हमारा बीएसटीसी और पीटीटी में 450 से ऊपर नंबर आ जाए और हमें मनपसंद कॉलेज मिल जाए। तो ये क्या है आपका, ये क्या है आपके आवेग है। मतलब कि आपके मन के जो भाव है ना ये हैं और उनका हम दमन कर रहे हैं। मान लो दमन कैसे करा, जैसे मैं बोल दूँ यहाँ से कि किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, तो बताओ आपके भाव का दमन हुआ ना। तो इससे छात्र अनुशासन में तो आ नहीं सकता। ठीक है ना, आप अनुशासन में आ जाओगे, नहीं आ सकते हो। तो ध्यान रखना, उनमें विद्रोह, विद्रोह का मतलब होता है साहब कि आपसे मतलब
उसका विरोध करने का, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ ना, इसका क्या करोगे आप, विरोध करोगे, तो मैं विरोध की भावना पनपने लगती है, बिल्कुल पनपेगी। और सृजनशीलता का मतलब होता है नए नए विचारों का कुंडित, कुंडित का मतलब होता है नए नए विचार आना बंद हो जाएंगे। तो अब बताओ, आपने सोचा कि मेरा बीएसटीसी में सिलेक्शन हो जाना चाहिए और मैं बोल दूँ नहीं होगा, तो बताओ आपके जो विचार थे ये क्या हो गए, वहीं पे रुक गए। तो क्या नए विचार आएंगे, और नए विचार नहीं आएंगे तो नए विचार का आना ही कहलाता है सृजनात्मक शक्ति कहलाती है। और ये कुंडित का मतलब होता है बंद हो जाना या कम हो जाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो बी भी सही है और इसका सी भी सही है, इसका मतलब बी और सी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी को माना जाएगा। अब मैं चलना चाहूँगा 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न स्क्रीन पर आता है, देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है 12वां भी, और सभी जने इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्क्रीन पर सब देख पा रहे होंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है कि शिक्षा के शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है। मतलब अभिरुचि जो होती है ना, जैसे अभी आपके ये टीचिंग एप्टीट्यूड, वही वाली अभिरुचि है, अभिरुचि है। ये विचार किसका है, मतलब किसने ये विचार दिया था कि साहब शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होती है ये अभिरुचि होती है, ये विचार किसने दिया था, जल्दी से बताइए मुझे। इसका जो देखो करेक्ट आंसर जाता है, ये हमारे जाएगा, किसको जाएगा जल्दी से बता दो, आप बता दो जल्दी से। ये हमारे जाएगा ऑप्शन नंबर डी को जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को जाएगा। इसका मतलब हुआ किसको जाएगा, टीपी नन को जाएगा। ये टीपी नन महोदय हैं, इन्होंने ये बात बताई थी कि साहब अभिरुचि जो होती हैं यह आपकी क्या करती है, अभिरुचि जो होती है यह आपके शिक्षण के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। किसने बताई थी ये बात, हमारे टीपी नन ने बताई थी। ये नाम है देखो इनका। अब मैं चलना चाहूँगा किस प्रश्न की ओर, अब चलना चाहूँगा मैं प्रश्न नंबर 13 की ओर, जो कि बीएसटीसी में पूछा गया प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, देखना। प्रश्न नंबर 13 है, ये बोल रहा है कि आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे। आवासीय स्कूल का मतलब होता है आजकल आपके पड़ोस में जो स्कूल चलते हैं ना, जैसे मान लो आपके गांव के पास में एक स्कूल तो 5वीं तक का होगा, एक 8वीं तक का होगा, 12वीं 10वीं, ऐसे जो स्कूल है ना उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो अब बताओ आप इसमें से जो पहले भारत में क्या चलते थे, बीएसटीसी में पूछा गया प्रश्न है। पहले भारत में ध्यान रखना गुरुकुल चलते थे, आपने नाम सुना होगा। एक पेड़ होता था और उसके नीचे क्या है, यहाँ पे गुरु जी खड़े रहते थे और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बैठे रहते थे और शिक्षा क्या करते थे, ग्रहण करते थे। इसे हम गुरुकुल के नाम से जानते थे, ठीक है ना। तो अब मैं चलना चाहूँगा 14वें प्रश्न की ओर। इसका भी स्क्रीनशॉट सेव कर लेना, आया हुआ प्रश्न है बीएसटीसी में, प्री बीएसटीसी में आया है ये। अब जो मैं चलना चाहूँगा अगले प्रश्न की ओर, देखो अगला प्रश्न जो है स्क्रीन पर पेश कर देता हूँ मैं। 14वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहब। ऐसे प्रश्न अक्सर ये जीके में और जीके से भी संबंध रखता है ये प्रश्न। तो ये कहना चाहते हैं, देखो भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे। मतलब भारत में ऐसे कौन थे जो वो स्त्री शिक्षा को, मतलब जो नारी की शिक्षा है उनका समर्थन करते थे। तो जल्दी से बताइए मुझे 14वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा, ध्यान रखना आप नाम भी नहीं, ये सब भारतीय नाम लग रहे होंगे आपको। महात्मा गांधी भारत का नाम है, रविंद्रनाथ टैगोर भारत का है, अरविंदो ये भारत का, लेकिन ये आपको भारत का नहीं लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि इसका नाम आपने कभी सुना ही नहीं। ये भारत के एक रहने वाले विद्वान हैं, ये कार्वे हैं। कार्वे ने दाना भारत में स्त्री शिक्षा के एक विचार, मतलब इन्होंने एक महान विचार दिया था और इन्होंने इनका समर्थन किया था। अब मैं 15वें प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। देखो 15वां प्रश्न स्क्रीन पर पेश करता हूँ मैं। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड के, बिल्कुल 100% उसी में से हैं ये। और कैसे देखो कैसे आएगा ये प्रश्न। प्रश्न नंबर 15 ये है, ये पूछना चाहता है आपको कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे। दृश्य का मतलब होता है साहब, ध्यान देना, जैसे मान लो कभी आप चार्ट का प्रयोग कर लो, या फिर दृश्य का मतलब होता है जो आपको दिखाई देती है ना उन वस्तुओं का। जैसे कि मान लो आपको आपके मानचित्र आपने देखे होंगे, आपके मानचित्र आपकी कक्षा में लग रहे हैं, या आपकी कक्षा में आपने कोई नक्शा तय रखा है, तो वो सब क्या है, दृश्य वाला है। दृश्य का मतलब होता है देखने वाली चीज़। तो इसका आप प्रयोग करोगे तो आप किस बात का ध्यान रखोगे, देखो उससे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नाटक का मतलब होता है जैसे आप नाटक नहीं करते हो क्या, उस ढंग से प्रस्तुत करोगे। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि उसके बारे में बच्चों को पहले से पता न हो, ये सामग्री का आप ध्यान रखोगे। वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो, वह और पाठ्य पुस्तक के अनुरूप हो। अब बताओ, आप खुद बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए मुझे। तो आप मेरे को एक चीज़ बता दो, आप नाटक के रूप में दृश्य सामग्री को प्रस्तुत नहीं कर सकते, वो भी किस में, कक्षा शिक्षण में। मतलब आप क्लास में क्या नाटक कर सकते हो क्या, आप मतलब बंदर और मदारी की कहानी सुनाने लग जाओगे और मदारी बन जाओगे। बताओ आप टीचर मदारी बनेगा तो अच्छा लगेगा क्या, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो नाटक में जो काम है होने वाला है नहीं। अब बताओ किस में आ जाएगा। और अगर आप पहले बच्चों को पहले से पता ना हो ऐसी चीज़ ले जाओगे तो ये भी देखो यहाँ पे सूट नहीं खाएगा, ठीक है ना। और
अज्ञात से ज्ञात हो कि ले जाने वाली हो, ऐसा भी कोई है नहीं कि बच्चों को ये कर सके। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक के अनुरूप हो, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक के अनुरूप। पाठ्य पुस्तक देखो, मान लो अगर आपकी अभी शिक्षण अभी रुचि है और मैं अभी आपको यहाँ पे विज्ञान पढ़ाने लग जाऊँ, तो क्या आप पढ़ोगे मेरे से? नहीं पढ़ोगे बिल्कुल। तो जो आपके काम की चीज़ है वो आप देखोगे। तो इस प्रकार क्लास में जो बच्चों के काम के आती है, जो पाठ्य पुस्तक है, वही तो आप उनको चित्र लेके बताओगे। अब मैं 16% की ओर चलना चाहता हूँ। देखो 16% स्क्रीन पर पेश करता हूँ मैं आपके सामने। 16% आने वाला है, ये आ गया है 16%। ये आपसे ये पूछना चाहता है कि छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ क्या करना चाहिए। मतलब शिक्षक क्या क्या करेगा, साथ क्या कर सकता है, प्रश्नवाचक लगा हुआ है। तो माता जैसा व्यवहार करना चाहिएगा। अगर आप सोचो आप पुरुष हो और माता जैसे व्यवहार करने लग जाओगे, तो बताओ क्या वो आप पर मतलब छात्रों का विश्वास बैठेगा? तो बिल्कुल नहीं बैठेगा। तो ये ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, ये तो क्रॉस हो जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा आ जाएगा मित्र जैसा व्यवहार करोगे, इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देते हैं हम। आ जाएगा गुरु जैसा व्यवहार करोगे, पिता जैसा व्यवहार करोगे। तो साहब पिता जैसा भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अब आप बोल रहे हो कि गुरु जैसा कर लेंगे, तो ये भी गलत बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप गुरु तो ऑलरेडी हो, फिर व्यवहार करने की क्या जरूरत आ रही? जब आप गुरु का मतलब होता है टीचर, टीचर तो आप ऑलरेडी हो। तो उसमें आप शिक्षक, मतलब आप शिक्षक हो और छात्रों का आप विश्वास प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको उनको मित्र, देखो एक मित्र मतलब एक दोस्त ही इस दुनिया में ऐसी चीज़ है जिस पर हम क्या करते हैं, उस पर विश्वास भी करते हैं और उस पर सब कुछ हम मतलब ये उसको मानते हैं। तो वही वाला यहाँ पे है कि मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। सब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, सभी जने मेरे साथीगण इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे। अब मैं चल रहा हूँ प्रश्न नंबर 17 की तरफ। देखो 17 क्या कहना चाहता है हमसे, ये भी यही पूछना चाहता है कि आपको बताना है कि जो प्रश्न है ये 17, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण रखता है। आप कौन, ध्यान रखना, जब भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि को सोल्व करते हो तो आप खुद को टीचर मानना है। ऐसा नहीं कि आप खुद को स्टूडेंट मानते हो, खुद को टीचर मान के सोल्व करना है, ठीक है। भले आप टीचर नहीं बने हो, लेकिन आपको मानना है कि आप टीचर बन गए हो और आप क्लास में खड़े हो और उस समय आपको क्या करना है। तो ये पूरा देखो, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि, आपकी कौन, आप टीचर बन गए हो और आपकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। तो काम में लगन, ये कुछ देख लो आप एक बार। काम में लगन है, धर्मानुराग है और श्रम का महत्व है, आत्मविश्वास। तो सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास बड़ा होगा, जिसमें आत्मविश्वास होगा, वो व्यक्ति हर एक काम कर सकता है। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसका हम कहते हैं ना आत्मविश्वास रखा करो, आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास का मतलब होता है अपना जो कॉन्फिडेंस होता है वो अगर ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, आराम से हम किसी भी कार्य को और किसी भी चीज़ को कर पाएंगे। तो साहब 18% की ओर चलते हैं सभी जने हम। आप कमेंट करके मेरे को अच्छे से आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छा है कि आप आंसर दे पा रहे हो मेरे को, और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ये भी मेरे लिए भी खुशी की बात है, आप आंसर दे पा रहे हो सभी जने। तो देखो, निम्नलिखित में से किसने कहा था प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। क्या क्या बात होती है? देखो प्रेरणा, प्रेरणा का मतलब क्या होता है साहब, मोटिवेट। मोटिवेट का मतलब क्या होता है कि मतलब हम किसी बालक में जोश भरते हैं, वो अच्छा सा उसको ऐसी बातें कहें जिससे उसमें क्या जोश भर जाए। तो ये बात किसने कही थी? तो ये थॉमसन ने कही थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने कही थी, मैकाले ने कही थी, कोठारी ने कही थी। जल्दी से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना, ध्यान देना, ये थॉमसन। अब आपको एक पर्सन की डाउट आ रहा होगा कि साहब ये थॉमसन वही है क्या जिसने बल्ब हमारे विद्युत बल्ब की खोज की थी। तो अब आप मेरे को खुद एक प्रश्न बताओ, आपके गांव में कालूराम 10 होंगे या 5 होंगे या 2 होंगे, 2 तो कम से कम होंगे सही। तो बताओ एक कालूराम ने क्या बड़ी खोज कर दी? तो हो सकता है दूसरा कालूराम बिल्कुल गधेड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताइए। तो ये थॉमसन वो नहीं है, थॉमसन एक अलग है जो जिन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड में काम किया था, वो वाले थॉमसन है। ये विद्युत बल्ब की जो खोज की वो थॉमसन नहीं है, ठीक है ना। अब मैं चलना चाहूँगा किस प्रश्न की ओर, 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न मैं स्क्रीन पर पेश करता हूँ। देखो 19वां प्रश्न आ गया है। ये प्रश्न आपसे पूछना चाहता है कि कठिन शब्द का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग है। मतलब व्यवहारिक ढंग का मतलब आप कठिन शब्द जो है बालकों को कैसे आसानी से सिखा सकते हो, ये बताना है आपको। तो उनके पर्यायवाची शब्द बताना, उनके वाक्यों में प्रयोग करके बताना, उनका विलोम शब्द बताना, उपयुक्त सभी। तो आप सबको आराम से इसका आंसर दिख गया होगा कि आप अगर किसी बालक को कठिन शब्द सिखाना चाहते हो ना, तो जैसे कि मान लो मैं किसी चीज़ का, जैसे चंद्रमा का पर्यायवाची बताता हूँ मैं, सुधांशु होता है, चंद्रमा का मयंक होता है। तो ये आपको मैं क्या पर्यायवाची से सिखाऊंगा, ठीक है। और वाक्य में प्रयोग करके, जैसे मैं कोई शब्द सिखाना चाहता हूँ आपको, जैसे मान लो कोई शब्द है ब्राह्मण, ब्राह्मण एक कठिन शब्द है, और मैं बोल दूँ कि राधा ब्राह्मण को धन देती है। तो बताओ राधा मतलब ब्राह्मण को मैंने क्या वाक्य में प्रयोग करके बताया आपको। विलोम शब्द का मतलब होता है, जैसे मान लो मैं बता दूँ आपको कि आपको दिन का विलोम शब्द बताना है, तो क्या हो जाएगा, रात। तो बताओ सब क्या आ जाएगा, कठिन शब्दों का अर्थ समझाने के लिए आपको क्या करना है, विलोम शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। ये सभी आ जाएगा, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। 20वें प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। 20वां प्रश्न आता है आपके लिए, देखना है यहाँ पे। ये 20वां प्रश्न आ गया, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ऋग्वेद में कहा गया कि शिक्षा, मतलब ऋग्वेद में शिक्षा की परिभाषा क्या है,
ये प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है। तो सभ्य समाज का लक्षण है विद्या है, जीवन का अंतिम लक्ष्य है, प्रकाश का स्रोत है। तो करेक्ट आंसर मैं बता दूं आपको, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, देखो ध्यान रखना ये बात किस में कही गई, तो ये ऋग्वेद में ये साफ साफ कहा गया है कि जो आपकी शिक्षा जो होती है ना, शिक्षा ये क्या होती है, एक सभ्य समाज का लक्षण है। सभ्य समाज का मतलब होता है कि संपन्न। जैसे आपने खुद ने देखा होगा कि आपके गांव में मान लो 5 समाज रहती हैं, 5 समाज के लोग रहते हैं, तो उनमें से एक तो बहुत अमीर रहता है, दूसरा बेचारा बहुत गरीब रहता है। तो उसका यही कारण है कि शिक्षा, अगर जिस समाज ने शिक्षा प्राप्त कर ली है वो जाएगा संपन्न यानी अमीरी की ओर, जिसने शिक्षा प्राप्त नहीं की वो जाएगा गरीबी की ओर। तो आपको ये आराम से पता चल ही गया होगा। तो अब मैं चलना चाहूँगा प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है, देखो पेश कर देता हूँ मैं। प्रश्न नंबर 21 ये कहना चाहता है, देखो फिर इसी से लिया गया है कि शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण नहीं करती वरन उसको, ध्यान रखना, क्या समृद्ध बनाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप खुद सोचो। आप मान लो कि एक देखो मजदूर वाला व्यक्ति बनाता हूँ मैं यहाँ पे। एक तो ये मैंने बना दिया क्या, मजदूर वाला व्यक्ति। ये एक दूसरा मैंने बना दिया ये नौकरी वाला व्यक्ति, ठीक है ना, ये नौकरी वाला व्यक्ति। अब देखो मान लो इसको ये पूरे दिन भर मतलब कि 12 घंटा काम करता है, यानी कि सुबह 7 से शाम को 7 तक काम करेगा और इसको 200 रुपये मिलेंगे, ठीक है। एक यही बंदा जो कितने केवल 6 घंटे काम करेगा और इसको मिलेंगे 3000 रुपये या 3500 रुपये, ऐसी गवर्नमेंट इसको सैलरी देती है। तो अब आप खुद बताओ मेरे को कि शिक्षा जो है ना, शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण तो मतलब दोनों को नष्ट तो नहीं करा देखो, लेकिन उनका क्या करती है वो समृद्ध का मतलब होता है धनवान। तो क्या करती है उसको धनवान बनाती है। तो कौन करती है ये काम, शिक्षा करती है। तो ये उदाहरण आपको समझ में आया होगा आराम से। मैं चल रहा हूँ प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 आपसे कुछ इस प्रकार पूछना चाहता है, देखो प्रश्न नंबर 22 बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्या कहना चाहता है आपसे, प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि ध्यान देना, गांधी जी है, गांधी जी की बात कर रहा हूँ मैं। गांधी जी है, गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को, ध्यान रखना, गांधी जी ने बेसिक शिक्षा का मॉडल दिया था। इसी को हम स्वावलंबी शिक्षा भी बोल सकते हैं, उसका इन्होंने मॉडल दिया था। तो इसमें, और इसी को हम बुनियादी शिक्षा भी बोलते हैं। ध्यान रखना, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है बुनियादी। यहाँ पे लिख दूँ मैं, बुनियादी भी इसी का नाम है, ठीक है ना, बुनियादी। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये बुनियादी लिख दिया मैंने। तो बुनियादी शिक्षा भी इसी को बोलते हैं, बेसिक शिक्षा भी इसी को बोलते हैं, और स्वावलंबी शिक्षा भी इसी को बोलते हैं। तो गांधी जी का जो बेसिक शिक्षा का उद्देश्य है बालक को क्या, तो ज्ञान का सागर बनाना, अहिंसा तथा सत्य का पाठ पढ़ाना, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप डालना और सत्य का साक्षात करवाना। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना, ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी कैसे हो जाएगा, क्योंकि समाज की आवश्यकता के अनुरूप डालना। अगर मान लो कोई सी बालक को देखो अपना समाज में, तो उसको आवश्यकता किसकी है कि पढ़ा लिखा और साक्षर बनने की, और मतलब हमारे समाज को सुधारने की। और वो बच्चा मान लो कि पढ़ के क्या कर रहा है, विदेश जा रहा है। तो बताओ ऐसी शिक्षा भी क्या काम की। आजकल विदेशों में बहुत हो रहा है, देखो हमारे गांव में मतलब हमारे भारत में बहुत हो रहा है कि बालक को क्या कि एमबीबीएस करने के लिए बाहर भेज देंगे, तो वो आके भले हमारे समाज की सेवा करे। ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत से देखो अलग अलग होते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अमेरिका में शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमारे समाज के लिए वो क्या कर रहे हैं। तो देखो ये पॉइंट है कि गांधी जी ने यही बात बताई थी कि क्या करना चाहिए, हमें समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप डाले जा सके ऐसी बालक को शिक्षा देनी चाहिए। तो अब 23वें प्रश्न की ओर मैं चलना चाहूँगा। 23वां प्रश्न है, ये स्क्रीन पर मैं पेश कर दूँ। देखो प्रश्न आ चुका है आपके सामने। प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है कि आपको बताना है, शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करने से क्या होता है। मतलब कि आप देखो आपका टीचर भी आपको पढ़ाता होगा तो अलग अलग विधियां बताता है, तो उन विधियों से क्या होता है ये आपको बताना है। तो क्या होता है विधियों से, जल्दी से बता दीजिए मुझे। तो ध्यान ना, इसमें देखो ये बोल रहा है कि छात्रों का ज्ञान केंद्रित रहता है, छात्रों को भली प्रकार समझ में आता है, कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए मुझे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना कि आप भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग करोगे तो छात्रों का ध्यान सब केंद्रित होगा। और इसमें क्या होगा, तो इसमें ये होगा कि सब छात्रों को समझ में बहुत अच्छी तरीके से आएगा। और इसमें क्या होगा, तो पढ़ाई रोचक बनेगी। तो प्रश्न समझ में आया होगा। ऐसे प्रश्न आते हैं हमारे प्री बीएसटीसी और पीटीईटी का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें ऐसे प्रश्न आते हैं। अब मैं चलना चाहूँगा, देखो क्या प्रश्न नंबर है हमारे पास 24वां। आज मैंने प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी, जैसे आपकी कमेंट करके आपने बोला था कि सर प्रश्नों की संख्या बढ़ाओ, तो मैंने प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी आपके सामने। रोजाना मैं कम प्रश्न लेता था, आज मैंने 30 प्रश्न कर दिया। और भी कमेंट करके बोलोगे बढ़ाओगे तो मैं रोजाना आप 50 ही लेने लग जाऊँगा। फिर एक रोज़ मॉडल पेपर आएगा, आपके मॉडल पेपर के रूप में प्रश्न आएंगे। तो प्रश्न आपसे 24वां ये पूछा जाता है कि छात्रों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जाता है, किससे किया जाता है, विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा, दर्शन एवं मनोविज्ञान के द्वारा, ये सब भी। तो इसमें भी देखो खतरनाक ऑप्शन है, ऑप्शन सेलेक्ट ध्यान से करना।
तो 24वां प्रश्न जो है इसका करेक्ट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होता है। क्या हो जाएगा? बी। क्यों हो जाएगा? देखो ध्यान रखना, तर्क विचार जो है ना, मतलब तर्क संगत विचारों का प्रस्तुतिकरण करके एक बालक में आप क्या कर सकते हो? छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकते हो। तो अब मैं 25वें प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। अभी तक मेरे साथीगण जिन्होंने हमारे जो पिछले मॉडल पेपर है, अब तक मैं 3 मॉडल पेपर सोल्व करवा चुका हूँ, वो नहीं देखे तो सभी जने प्ले लिस्ट पर जाके उनको देखें। और बहुत अच्छे मॉडल पेपर है। आपके कितने % सही होते हैं तो वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई भी अभी तक ये नहीं बता रहा कि सर हमारे जैसे एक दो बता रहे हैं, उनके अलावा बाकी कोई ये नहीं बता रहा कि हमारे कितने % सही हुए, तो वो भी बताइए जाकर। और अब मैं 25वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर पेश कर दिया है। तो ये कहना चाहता है आपको, अध्यापक को निम्न में से किससे महत्व देना चाहिए? अध्यापक को किससे महत्व देना चाहिए? तो ये बताइए मुझे, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, 25वें का जो करेक्ट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जाएगा बी। कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण कराना, ये क्या होता है? एक ध्यान रखना, अध्यापक इसको महत्व देगा, किसको? कि कक्षा में समर्पण भाव से क्या करे? सभी के प्रति समान भाव से क्या करे? वो शिक्षण कार्य करवाए। यही क्या होना चाहिए? एक अध्यापक को सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए। देखो इसमें ऑप्शन ऐसे हैं कि आपको भ्रमित करने वाले हैं कि उसको क्या करना चाहिए? प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाने चाहिए। ये आपको भ्रमित करने वाला ऑप्शन है। छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता करना। और चिंता किस बात की? जब आप अच्छे से पढ़ा रहे हो तो चिंता तो किसी टेंशन की है, किसी बात की है नहीं हमें। अब मैं चलना चाहूँगा 26वें प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न स्क्रीन पर आता है आपके। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है 26वां प्रश्न। ये आ गया 26वां प्रश्न। ये आपसे ये कहना चाहता है कि यदि, ध्यान रखना, ये प्रश्न ये कहना चाहता है कि यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्राय क्या करते हैं? ऊँघते हुए पाए जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, BSTC में आया हुआ प्रश्न है। स्क्रीनशॉट जरूर लेना, BSTC में पूछा गया प्रश्न है ये। मैंने यहाँ पे लिख कर भले नहीं हुआ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, इससे सुन ले आप कि ये BSTC में पूछा गया प्रश्न है। ये पूछ रहा है, देखो कोई आपकी क्लास चल रही है और आपकी क्लास में अधिकांश बच्चे, अधिकांश का मतलब क्या हुआ कि अगर 30 बच्चे हैं तो उनमें से 25 बच्चे क्या कर रहे हैं? ऊँघते हुए का मतलब उनको नींद आ रही है, उबासियाँ आ रही है उनको, पाई जाती है। तो आप क्या करोगे? छात्रों में कोई कमी हो सकती है, कक्षा के वातावरण में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, या ये सभी। तो साहब इसका करेक्ट आंसर आप सबको आसानी से पता चल गया होगा कि देखो, अगर मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूँ क्लास में, अगर बच्चे रात भर सोए ही नहीं, तो सारे बच्चे मान लो कहीं पार्टी वार्टी करने गए थे, पूरे डांस वांस कर रहे थे पूरी रात और सोए नहीं, तो बताओ कक्षा में उनको बस ये ऊँघते हुए पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे? बिल्कुल पाए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए भी इसका करेक्ट आंसर है। बताओ भौतिक वातावरण ऐसा है, जैसे मान लो कक्षा में AC वेसी लगा रखी मैंने और आराम से गद्दे बच्चा रखे और आराम से सोने जैसा माहौल बना रखा, तो बताओ नींद आएगी कि नहीं आएगी? उनको आएगी। तो उनके वातावरण में कमी, या फिर बिल्कुल ही घटिया क्वालिटी है, तो इसमें भी आ सकती है। देखो, और शिक्षण में कमी, जैसे मान लो आपके कोई काम की विषय नहीं है, आपके मैं बता दूं, आपके मान लो कि गणित काम की नहीं, और मैं आपको गणित पढ़ा दूँ, आपको नींद आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी जने कौन से इसको लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट लगाएंगे। अब मैं चलना चाहता हूँ 27वें प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है। देखो प्रश्न आ गया ये 27वां। ये आपसे ये कहना चाहता है साहब कि अच्छा शिक्षण प्रकार्य और कार्य दोनों एक ही हैं। ध्यान रखना, अच्छा शिक्षण प्रकार्य है या कार्य है, तो क्या है? जल्दी से बताइए मुझे। तो प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, शिक्षकों की विद्वत्ता के उच्च स्तर का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, मैं बता दूं आपको, ऑप्शन नंबर जाएगा हमारा बी। तो ध्यान रखना, एक अच्छा शिक्षण कार्य या प्रकार्य जो होता है ना, ये शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा से हो सकता है। निष्ठा का मतलब होता है आपकी लगन, मतलब लगन का मतलब होता है कि आप बच्चों को भविष्य में कितना अच्छा सोचते हो उनका, और आप बच्चों को क्या बनाना चाहते हो, ये बहुत निर्भर करता है उसी पर। अब मैं चलना चाहूँगा 28वें प्रश्न की ओर। तो 28वां प्रश्न की ओर चल रहे हैं सभी जने। तो चलिए 28वें प्रश्न को देख लेते। देखे वाह, ये भी STC में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान रखना, बिल्कुल STC में आया हुआ प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लोगे। प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है साहब, आपको बताना है कि स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? BSTC में आया हुआ प्रश्न है। देखो ऐसे प्रश्न BSTC में अक्सर पूछे जाते हैं। ये प्रश्न रिपीट हो सकता है, कोई गारंटी नहीं कि ये नहीं आए, गारंटी है कि 100% ये रिपीट हो सकता है। तो स्कूल के बाद स्कूल टाइमिंग जो है, इसके बाद में खाली समय में अध्यापक को क्या करने चाहिए? घर के काम में पत्नी का हाथ बांटना चाहिए, स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करनी चाहिए, ट्यूशन के द्वारा अपनी आयता ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। बहुत खतरनाक प्रश्न, ऐसे तो प्रश्न BSTC में आते हैं, PTT और BSTC में ऐसे प्रश्न से मुलाकात होगी आपकी। तो मेरे कोई साथीगण तो सोच रहे होंगे कि सर ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, ये ऑप्शन सही हो सकता है। कोई मेरे साथीगण सोच रहे होंगे कि ये भी ठीक है, क्यों? क्योंकि हम स्त्री का सम्मान करते हैं, तो इनके क्या होना चाहिए? इनके काम में हाथ बांटना चाहिए।
अब कोई सोच रहा होगा कि स्व अध्ययन के द्वारा खुद का भी विकास कर सकता है, और कोई सोच रहा होगा मौज मस्ती भी कर सकता है। तो पहले आप मेरे को बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप बताइए जल्दी से। कोई सोच रहा है सर ट्यूशन से पैसे वैसे भी कमाने चाहिए, तो साहब मैं इसका करेक्ट आंसर बता दूं आपको। इसका करेक्ट आंसर जो होगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। स्व अध्ययन का मतलब होता है सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी का मतलब होता है खुद की पढ़ाई। खुद की पढ़ाई के द्वारा अपना विकास करना चाहिए। देखो जब तक कोई पढ़ेगा नहीं ना, तब तक वो किसी दूसरे को सही नहीं पढ़ा सकता है। और ध्यान रखना, हमारी हर चीज़ होती है कि हम कुछ समय के बाद उसको भूल जाते हैं। जैसे मान लो कि आपने कक्षा 10 में साइन कोस थीटा पढ़ा, तो वो अब तक आप भूल चुके होंगे, क्योंकि हमारे दिमाग की भूलने की प्रवृत्ति होती है। अब मैं चलना चाहूँगा 29वें प्रश्न की ओर। आज मैंने प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा ली है, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, और कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। तो प्रश्न जो है ये कहना चाहता है आपको, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है। इससे अध्यापकों को अनुभव को बांटने में सुविधा रहती है। उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो देखो प्राइमरी स्तर का मतलब होता है प्राथमिक स्तर, पहले से 5वीं तक के जो बालक होते हैं ना, पहले से 5वीं तक के बालों को अपनी मातृभाषा का मतलब होता है अपनी मतलब हमारी भाषा, खुद की जो भाषा होती है ना बालकों की, उस भाषा में। तो इसका जो ध्यान रखना, बिल्कुल ए ऑप्शन भी सही है, बी भी सही है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। उपरोक्त दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगा। तो 29वें प्रश्न की ओर में बता दिया मैंने। 30वें प्रश्न में बताता हूँ आपको, ये 30वां प्रश्न है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहना चाहता है आपसे, तो आपसे ये पूछना चाहता है कि क्या अभिभावक को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए। तो ध्यान रखना, देखो इसका अभी उत्तर कैसे कैसे आएगा कि मतलब अभिभावक का मतलब होता है अपने माता पिता जो होते हैं ना, अपने बच्चे के गृह कार्य करने में सहयोग देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो नहीं, बच्चे को गृह कार्य स्वयं करना चाहिए, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है कि नहीं, ये अभिभावकों को अतिरिक्त बोझ है। और सी ऑप्शन जो है ये हाँ, इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य कर लाएंगे। और डी है हाँ, इससे अभिभावक को अपने बच्चे की प्रकृति का पता चलेगा। तो मेरे साथीगण कुछ तो सोच रहे होंगे कि नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये ऑप्शन करेक्ट मान रहे होंगे, लेकिन साथियों इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना, मैं बता दूं आपको, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी ना ऑप्शन नंबर डी क्यों इसका करेक्ट होगा, क्योंकि देखो हाँ, इससे क्या होगा, अभिभावक मान माता पिता को अपने बच्चे की प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है कि बच्चा कितना पढ़ रहा है, क्या क्या कर रहा है, उसका पता चलेगा। ऐसा नहीं कि आप मतलब सहयोग का मतलब कि आप पेन कॉपी लेकर आप ही होमवर्क करने लगे, ऐसा नहीं। उसको बिठा के आप उसकी कॉपी देखो कि ये बच्चा कैसे लिख रहा है, हमारा बच्चा कैसे क्या पढ़ रहा है, ये बताना है। तो ये थे साहब आज के 30% कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताओगे। और साथियों इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे। आपके वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन आ रहा होगा, लाल कलर में आ रहा होगा, उस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, ऐसा कैसा सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। और अपने कम से कम एक, देखो यार, एक साथी पे अगर 10 जनों के भी शेयर करता है ना, तो भी ये पर्याप्त है। मैं देखो ज़्यादा नहीं कहता हूँ आपको, लेकिन 10 जनों को तो आप पक्का शेयर कर देना। आज तो प्रॉमिस करके जाओ आप धाकड़ साइंस क्लासेज की, धाकड़ साइंस क्लासेज आज हम हर एक विद्यार्थी जो भी वीडियो को देख रहे हैं 10-10 दोस्तों के पास तो शेयर करेंगे ही करेंगे, और उनसे सब्सक्राइब करवाएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। देखो मैं मेरा पूरा काम कर रहा हूँ, मैं मेरा कर्म जो है ये बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। आप भी अपना कर्म कीजिए और शेयर कीजिए इसको, और क्या कर रहे हैं आप, सब्सक्राइब जरूर करवाइए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी बहुत अच्छे से करें। एग्जाम आपके नज़दीक हैं। धन्यवाद।